Welcome, friends. In the last lecture, we have completed properties of regression coefficients. As we know, regression coefficients bxy and byx, which is required to find out regression equations. And regression equation is very important to have estimation in case when we have to find x when y is given. We require regression equation x on y, and in case when y is to be obtained, x is given, in that case we require regression equation y on x. और स्टूडेंट आपको मालूम है इसमें ये दोनों रिग्रेशन इक्वेशन का जो इम्पोर्टेंस बनता है उसमें एक वेरिएबल कभी इंडिपेंडेंट है तो दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट है। उसी तरह से दो इक्वेशन का हिसाब रिग्रेशन इक्वेशन के तौर पे हम सेपरेट करके लेते हैं कि जब x ढूंढना है y दिया है तो x डिपेंडेंट हो जाता है, y इंडिपेंडेंट हो जाता है, एंड सो ऑन। तो दो सिचुएशन के लिए हमारे पास दो रिग्रेशन इक्वेशंस का जो हिसाब है वो हमने देखा। उसके लिए दोनों उसके रिग्रेशन के कोएफिशिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो भी हमने देखा, और उसका फॉर्मूला ये वगैरह कि जिसमें कि किस तरह से हम वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ढूंढते हैं और रिग्रेशन इक्वेशन फाइनली कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, let me start today's session with the properties of regression equation. Last lecture पूरा हमने पूरा प्रॉपर्टी देखा, मगर वो किसका था? रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। Right now we are going to discuss properties of regression equation. प्रॉपरली जरा ध्यान देना क्योंकि क्वेश्चन आपको हर तरह से कनेक्टेड रिग्रेशन के लिए कोएफिशिएंट के बारे में या इक्वेशन के बारे में पूछ सकते हैं। So very important discussion today's lecture, again important one. चलिए, very first property, take down with me that regression model is based on least square method. Based on least square method, underline least square method, where the lines of regression equations are given as regression equation y on x एक बाजू बना लीजिए, दूसरे पार्ट में रिग्रेशन इक्वेशन x on y हेडिंग मार लीजिए। थोड़ी बात हम स्पेसिफिकली ये लीस्ट स्क्वायर मेथड की जो मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर ये इक्वेशन का जो प्रेजेंटेशन होता है उसको हमें ध्यान में लेना है। सो वेरी फर्स्ट y on x regression equation, how it is going to be represented.
So it is going to be represented as y is equals to a plus bx. Since it is a regression equation y on x, means what we have to do in this, तो क्या y ढूंढना रहता है, x दिया रहता है, तो y is equals to है, देख लो. और रिग्रेशन इक्वेशन x on y के अंदर x इक्वल्स टू होना है, x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई. अब इसके जो पार्ट्स है ये एक्चुअली ज्योमेट्रिक, मैं बोल सकता हूँ उसको ज्योमेट्रिक कॉन्टेक्स्ट से, ग्राफ के ऊपर जब हम इसका रिप्रेजेंटेशन वगैरह करते हैं, एट दैट टाइम दिस पर्टिकुलर लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर के जो ये दो इक्वेशन मैंने लिखे हैं उसी का ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है. एक्चुअली रिग्रेशन एनालिसिस इज टोटली कंसेप्ट बेस्ड ऑन लीस्ट स्क्वायर. ये आप लोग अभी 12th लेवल तक का पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल, मच डेप्थ, even though I have I have covered many such aspects which are actually interesting and required to understand. Actually regression का concept totally least square system पे चलता है, least square method पे चलता है. उसका main original equation ये है. Whatever the equation earlier we have written in formula terms, that is also a regression equation. फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है, आपको पूरा सब लिखवाया हुआ है फॉर्मूला में. that equation actually generated from this one. तो पहले ये इक्वेशन का अब हिसाब समझ लो कि इसमें a का वैल्यू क्या है. a क्या रिप्रेजेंट करता है. सो a इज बेसिकली y intercept. Y intercept. What do you mean by b into x? In that b is a slope. B is a slope, and this which we can also represent as slope coefficient. Slope coefficient. तो स्टूडेंट कोई भी लाइन होती है, जैसे अभी आप लोग ने 11th वगैरह में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह के चैप्टर सब आपने स्टडी में लिए हुए हैं. तो इन दैट स्लोप पार्ट यू हैव स्टडीड कि कोई भी लाइन है उसका स्लोप होता है. व्हेन इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज मेड, एट दैट टाइम वी नीड टू कंसीडर इट्स स्लोप, क्योंकि कोई भी लाइन है उसका स्लोप होना ही है, और वो स्लोप है उसके अंदर इन्वॉल्व, तब जाके उस लाइन का प्रेजेंटेशन स्पेसिफिकली हमें करने मिलता है. तो स्लोप इज ऑलवेज कनेक्टेड विद अ लाइन प्रेजेंटेशन. जब में हम उसका ज्योमेट्रिकली करते हैं, ग्राफिकली करते हैं, तो स्लोप इज इन्वॉल्व इन दैट इक्वेशन. और हम इक्वेशन में से स्लोप ढूंढ लेते हैं, स्लोप ढूंढ के आप इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करके ले सकते हैं. बट टू मेक अ equation, now I am talking in general, regression equation उसमें सब डिस्कशन में आ गया. when we form any linear equation, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमें फुलफिल करनी है, और बस उस रिक्वायरमेंट के आधार पे वो लाइन का इक्वेशन बन जाता है. एंड व्हेन दैट लाइन in terms of equation you have to make a graph of it. graphical representation जब करना होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको कंसिडर करके उसमें ग्राफ पे प्लॉट करने होते हैं. एंड देन यू हैव टू जस्ट join that 2 points, at least 2 points. As you know, for line you require only basic at least 2 points की जो रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक बातें आपको मालूम है सब. तो जो 2 पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, 2 पॉइंट को हम प्लॉट करके उसका लाइन बना लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. बट बिफोर दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, what actual work we have done to make this regression equation or any particular linear equation in general. If I talk right now, we are into regression 1. So regression equation हम बोलते हैं पूरा. So in this regression equation y on x, let me come to the point. Y is equals to a plus bx is a form of regression equation y on x, where a is a y intercept, b is a slope, x, as you know, x and y, as you know, they are the variables. But these two variables, which are, again I would
interpret x as input variable and y as आउटपुट वेरिएबल। इसको अलग अलग शब्द से हम डिनोट करते हैं। वाई आई एम सेइंग इनपुट एंड हियर आउटपुट, बिकॉज वाई इज एक्चुअली टू बी ऑब्टेन्ड, वाई हमें एस्टिमेट करना है, एंड दिस वाई वी आर एस्टिमेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्स which is actually to be substituted, and with the help of that x we are going to find y. So y is in output variable which is actually required variable, I must say, and x is given variable which is input, और इसीलिए तो बोल रहे हैं हम y is a dependent variable and x is a independent। वो भी आप शब्द यहाँ लिख सकते हैं, ये इनपुट आउटपुट मैंने लिखा, उसके बदले में आप ये भी लिख सकते हैं y is dependent variable whereas x is independent variable। Similarly, in this regression equation x on y also, we can explain the formula and its part as a, it will be your x-intercept right now, and b is again a slope, y is input variable, it will become now, and x will become output variable, output requirement our x जो है उसमें हमको फाइंड करने मिलता है। दैट इज व्हाट रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y का जो काम है x ढूंढने का, वो हमें यहाँ फुलफिल करने मिलता है विद द हेल्प ऑफ गिवन y इन द सेम वे y ऑन x। तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो है, ये जो है लीस्ट स्क्वायर मेथड की अंडरस्टैंडिंग है, बट वी हैव मेड दिस लीस्ट स्क्वायर सिस्टम का जो ये इक्वेशन का पैटर्न है, उसको हमने हमारे तरह से उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लिया है, एंड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इन डिफरेंट वे वी हैव रिटन लाइक y minus y bar is equals to byx, x minus x bar, और ये वाला इक्वेशन होता है x माइनस एक्स बार is equals to bxy into y minus y bar. This is what in our way we have already earlier shown this particular formula as a equation of regression lines. अब देखिए, जब हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से जुड़ते हैं तो उसमें हमें y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स को यूज करना है। तो सीधी सी बात है, जब भी आप इक्वेशन ढूंढते हो तो x और y तो वैसे ही दिखना चाहिए, वैसे का वैसे रहना चाहिए। तो आपको कौन सी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, जो कि a की वैल्यू को और b की वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, जबकि x और y के अंदर भी a और b की जो है वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ a और b मतलब कि रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x में a और b और रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y में a और b, इसकी वैल्यू अलग होगी। क्यों? भले a b सेम दिख रहा है कि सर यहाँ a जो होगा वही यहाँ पे a होगा क्या? तो कि ना, यहाँ b है वही यहाँ b होगा क्या? तो कि ना। क्यों? क्योंकि यहाँ a का मीनिंग जो बना है, देखो हमने नीचे लिखा है x इज y इंटरसेप्ट, और यहाँ a का मीनिंग बना है, देखो हमने लिखा है x इंटरसेप्ट। तो जबकि उसका मीनिंग अलग है, तो सीधी सी बात है उसका ये जो वैल्यू जनरेट होगा that is going to be different, and hence a value is going to be different, and similarly the value for the slope that b we have written, we have assumed that b value is also different, because this is a slope for regression equation y on x and this is a slope for regression equation x on y. तो अल्टीमेटली यहाँ मुझे जो बात एक कनेक्ट करनी है, whatever the slope we have written here and here, actually in our equation form हमने जो इक्वेशन लिखा है, this is representing bxy and byx, मतलब कि ये b जो है वो स्लोप है, वही स्लोप byx है, और यहाँ b जो स्लोप है वो यहाँ bxy है। मतलब कि regression coefficient byx and bxy both represents slope,
and this slope in the least square system, in that term we have represented as b. सो यहाँ आगे भी हमने देखो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी में लिखा था कि स्लोप जो है, मतलब कि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो हम b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो मैं आपको निकाल के याद दिला दूं, प्रॉपर्टी में कोई रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी मैंने लिखाया था कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज डिनोटेड बाय b, एंड b, दैट b which is to be much specifically to be written as bxy and byx, सो दैट दोनों कोएफिशिएंट अलग है ये हमें पहचानने में आ सके। ये पूरा डिस्कशन कोएफिशिएंट का हमने आगे कर लिया है, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट पार्ट, बट हियर अगेन इन द इक्वेशन दिस कोएफिशिएंट इज देयर, सो लिटिल बिट डिस्कशन अगेन फॉर द कोएफिशिएंट वी मस्ट डू, बिकॉज पूरे रिग्रेशन इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी किसकी लिखी है, हमने ऊपर हेडिंग क्या चल रहा है, रिग्रेशन इक्वेशन की प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन वी डिस्कस रिग्रेशन इक्वेशन, in that regression coefficient is involved. So this regression equation का जो फॉर्मूला हमने आगे देखा है, this one is actually derived from the above regression equations presented in the original form of least square. और कोई आपको मुद्दा पूछे कि भाई ये रिग्रेशन का कंसेप्ट जो है वो किस पे टिका हुआ है, तो लीस्ट स्क्वायर सिस्टम से टिका हुआ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इंटरेस्टिंग है इसलिए मेरे को ज्यादा ये चर्चा करनी है कि आप लीस्ट स्क्वायर मेथड से प्योरली जाते हो या उसको हमने ये इक्वेशन का एक फॉर्मेट बना के रखा है उससे ही आप फाइंड कर लेते हो। इट इज वन इन द सेम, because equation you are going to get same. आपको रिग्रेशन इक्वेशन y on x वो तो सेम ही मिलेगा। आप ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला यूज करो या ये ऊपर लीस्ट स्क्वायर मेथड का हिसाब है जो उसका सिस्टम आप अप्लाई करो, बिकॉज ये जो फाइनल फॉर्मूला हमने जो लिखा हुआ है दिस is generated from that original least square system only. It is not like that कि ये आपको आंसर या इक्वेशन अलग देगा। So this is what our first property, और इससे कनेक्टेड मुझे आपके साथ इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मुझे बताना है, ग्राफ ऑफ रिग्रेशन लाइन मुझे बताना है, एंड आई वुड लाइक टू हैव वन एग्जांपल ऑन दैट, बिकॉज मेरे को जो भी रिग्रेशन लाइन बनानी है उसके लिए डेटा चाहिए। विदाउट डेटा आई कांट find equation and even I can't represent them on graph, because when data will be there then only I can find out regression line, regression equation, and that regression equation when I will generate then only I can show it on graph paper. तो मैं एक डेटा लेता हूं और उस डेटा के आधार पे आपसे मैं बातें शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो लाइन रिग्रेशन के जो है वो पहले इसका इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा। रिग्रेशन इक्वेशन कैसे ढूंढेंगे, वापस वो आपका पूरा रिपीट होगा, साथ में उसके बाद में ग्राफ भी कैसे बना रहा हूँ, पूरा पार्ट ये आपको समझना है ध्यान से। चलिए मैं जो है आपके सामने डेटा एक्स और वाई का पेश कर रहा हूँ। टेक डाउन 2 4 6 8 10
y 8 5 6 10 11। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं छोटा एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा डेटा भी नहीं है, बड़ा वैल्यू भी नहीं लिया है मैंने। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस x एंड y, मैं यहाँ पे शो रिग्रेशन लाइन y ऑन x ऑन ए ग्राफ। ठीक है ना, मैं थोड़ा अभी लिमिटेड बात पे आ जाता हूँ। मैं खाली एक ही इक्वेशन बता के आपको यहाँ ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, कौन सा वाला, y ऑन x। ठीक है, प्रोसेस सेम है, x ऑन y भी उसी तरह से आप निकालोगे। तो सीधी बात है स्टूडेंट्स, मुझे जो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x शो करना है ग्राफ पे, तो उसका इक्वेशन पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट द डेटा अवेलेबल विथ अस। उसको प्रेजेंट करो, 2 4 6 8 10 8 5 6 10 11। अब स्टूडेंट एज यू नो, मुझे रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x चाहिए, तो मुझे पहले रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मेट देखना है। ये रहा मेरा रिग्रेशन इक्वेशन, मैंने ऊपर भी लिखा है, ये रहा मेरा रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मेट। तो रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने के लिए मेरे को क्या क्या चीज चाहिए, तो ये आगे भी डिस्कस हुआ है। तो कि y बार चाहिए, x बार चाहिए, बी वाई एक्स चाहिए, ये तीन चीज चाहिए। नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। जो x ऑन y भी फाइंड होना होता तो मुझे रिग्रेशन कोएफिशिएंट bx भी ढूंढना पड़ेगा। But right now I am on only one regression equation, that is regression equation y on x. So I need to find byx. तो byx का क्या फॉर्मूला है, n into sigma xy minus sigma x into sigma y अपॉन y ढूंढना है, x दिया हुआ है, मतलब x इंडिपेंडेंट है, तो नीचे इंडिपेंडेंट का आएगा n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स दी होल स्क्वायर। अब आप शांति से सोचिए कि ये जो इक्वेशन ढूंढने के लिए मेरे को रिग्रेशन कोएफिशिएंट चाहिए, इन दिस रिग्रेशन कोएफिशिएंट व्हाट इज एग्जैक्टली नीडेड, सिग्मा एक्स वाई चाहिए। देखो न्यूमरेटर में सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा वाई चाहिए, मतलब टोटल ना, सिग्मा मतलब नीचे डिनोमिनेटर में सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। तो सिग्मा एक्स तो ऑलरेडी ऊपर आपको आपने फाइंड किया है। सो विच कॉलम्स यू नीड टू प्रिपेयर, सो यू नीड एक्स स्क्वायर एंड यू नीड एक्स वाई, दैट्स इट। ये दो कॉलम चाहिए, वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, देख लो आप, वाई स्क्वायर नहीं चाहिए। सो यू प्रिपेयर दिस कॉलम्स, एक्स में से एक्स स्क्वायर बनाएंगे, इट विल बी 4 16 36 64 100 एक्स वाई, एक्स इंटू वाई 16 20 36 80 and 110. Now this is our values we have generated. Now we required its total also. We require its total also. So what will be the total? So के x का total देखो कितना आता है, x का total कितना आता है, थर्टी। y का टोटल देखो कितना आता है, 40। एक्स स्क्वायर का टोटल क्या आता है, it is 220, it is going to be 220। and what about xy का टोटल कितना आता है, चलो करो बराबर फटाफट, टोटल हमको चाहिए।
डू इट बाय योर ओन। 262 टोटल बराबर होना चाहिए, नहीं तो गलत टोटल होगा। गलत टोटल के हिसाब से फॉर्मूला में आप डाल दोगे, इट इज गोइंग टू जनरेट रॉन्ग इंफॉर्मेशन। फाइनली कंक्लूजन आपका गलत मिलने वाला है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए ये सब जो कैलकुलेशन है ना, वो बराबर ध्यान से करना है, ताकि किधर भी वो मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड ना हो। इट इज मस्ट एंड इम्पॉर्टेंट। सो अब हम बी वाई एक्स की तलाश में है, तो हम उसमें फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर देंगे भाई जी। आइए, बी वाई एक्स का आंसर ढूंढना है। एन इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे देख लो, क्योंकि एन इज इक्वल्स टू डेटा कितना है 5, डेटा इज 5, सो हियर एन इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, चलिए रखिए, सब्स्टिट्यूट करिए 5 इंटू सिग्मा एक्स वाई 262 माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई दैट इज 30 इंटू 40 अपॉन एन दैट इज 5 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है 220 माइनस सिग्मा एक्स दी होल स्क्वायर। दिस इज नॉट सिग्मा एक्स स्क्वायर, दिस इज सिग्मा एक्स दी होल स्क्वायर। सो सिग्मा एक्स क्या है 30, और हमें उसका होल स्क्वायर चाहिए, सो 30 का स्क्वायर। नाउ हैव प्रॉपर कैलकुलेशन। न्यूमरेटर में देखो क्या कैलकुलेशन बनता है, देखो 5 इंटू 262 13, दिस इज 1310 माइनस 30 इंटू 40 1200 divided by 5 into 220 1000 220 into 5, this is 1100 minus 30 का स्क्वायर 900। अब जरा सब्ट्रैक्ट करो 1310 minus 1200, this is going to be 110 अपॉन 1100 माइनस 900 ये है 200। और अब आप इसको 10 कैंसिल करें, ठीक है, और 11/20 है ना, तो 11/2 करो ना। सो 11/20, उसमें आप खाली 11/2 करो, इट इज 5.5, 5.5 अपॉन 10, it is 0.55। this is what you got regression coefficient y on x, that is byx। अब हमें रिग्रेशन इक्वेशन ढूंढना है। रिग्रेशन इक्वेशन y on x, क्या ढूंढना है, रिग्रेशन इक्वेशन y on x। व्हाट इज द फॉर्मूला, y माइनस y बार इज इक्वल्स टू by(x) इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अच्छा, बिफोर दैट यहाँ हमें x बार और y बार भी तो ढूंढना है, तो लेट मी फर्स्ट फाइंड आउट x बार, दैट इज सिग्मा x अपॉन n। एक्स बार और वाई बार का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला तो सबको मालूम होना ही है, दिस इज बेसिक फॉर्मूला, स्कूल लेवल से आप करते आ रहे हैं। एंड फॉर वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन, व्हाट इज सिग्मा एक्स, दैट इज 30 अपॉन 5, दिस इज 6, एंड सिग्मा वाई 40 अपॉन 5, दैट इज गोइंग टू बी 8। सो एक्स बार एंड वाई बार इज अवेलेबल नाउ। रिग्रेशन इक्वेशन, अभी आप आइए रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स के फॉर्मूला पे, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ नाउ। regression equation y on x, so y minus y bar is equals to byx into x minus x bar। therefore y minus y bar, that is y तो एज इट इज रहेगा, माइनस y बार क्या है 8। चलिए, तो के y माइनस 8 इज इक्वल्स टू व्हाट इज बी वाई एक्स अभी अपन ने ढूंढा 0.55। आइए 0.55 इंटू एक्स माइनस एक्स बार, व्हाट इज एक्स बार 6।
चलिए सब्स्टिट्यूट करिए और इसको हम सॉल्व करके इक्वेशन का फॉर्मेट में लेके आएंगे। इट इज 0.55x ओपन करें ब्रैकेट माइनस 6 इंटू 0.55। सो व्हाट यू डू 55 को मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो। और पॉइंट के पहले मतलब जो है डेसिमल डिजिट अप्लाई करना है ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो इट इज गोइंग टू गिव यू 3.30 एंड वी कैन राइट y इज इक्वल्स टू, अभी है ना ये -8 को सामने लेके आओ, तो y इज इक्वल्स टू 0.55x -8 यहाँ हो जाएगा +8 -3.30। आई कैन राइट 3.3, पॉइंट के बाद आगे के जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। सो y इज इक्वल्स टू 0.55x प्लस 8 माइनस 3.3। सो इट इज गोइंग टू गिव यू 4.7। सो y इज इक्वल्स टू करके क्यों छोड़ते हैं हम, क्योंकि यहाँ जो है ना वो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है जिसमें से हमको y मिलने वाला है, इसलिए y इज इक्वल्स टू करके छोड़ते हैं। मतलब मालूम पड़ता है कि y ढूंढा जाना है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन x। अब स्टूडेंट ये मेरा इक्वेशन रेडी हो गया। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, ध्यान रखो, ये उसका एक स्टाइल है दूसरा। देखो मैं जिस तरह से लिख रहा हूँ y हैट 0.55x प्लस 4.7, ये क्या मतलब हो गया, ये हैट मतलब बोलने का एस्टिमेटेड y है। क्या है यह हमारा एस्टिमेटेड y। तो क्या इन फ्यूचर, अभी समझ लीजिए डेटा में हमको दिया है इतने इंफॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक है ओके। अब हमको कोई पूछता है जी कि चलिए x की वैल्यू 12 है, तो y क्या होगा, प्रश्न समझ में आ रहा है ना। जो x की वैल्यू 12 है तो y क्या होना है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी y, दैट इज y टू बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन x, दैट इज 12। ये मेरे रिग्रेशन के इनिशियल स्टार्टिंग के चैप्टर का मुद्दा मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसमें भी मैंने इसी तरह से आपके सामने एक्सप्लेनेशन रखा था। और दोनों हिसाब से बात होगी, जो x ढूंढना हो और y दिया हो, और y ढूंढना हो x दिया हो। अभी यहाँ फिलहाल मैं एक ही सिचुएशन डिस्कस किया है y ऑन x वाला, मतलब कि y ढूंढना है x दिया हुआ है, तो ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो अब क्या होना है, जो कि स्टूडेंट्स जब भी हमें एस्टिमेट y करना है, तो अब हम यहाँ ये सिचुएशन लेके ये एस्टिमेशन का पॉइंट भी यहाँ सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि व्हेन x इज इक्वल्स टू 12 y इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो एस्टिमेटेड y बराबर है एट x इज इक्वल्स टू 12 is going to be, what you need to do, just use keep 12 in place of x के जगह पे 12 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आंसर आपका होगा 0.55 इंटू 12 प्लस 4.7। जरा ये मल्टीप्लाई कीजिए, 0.55 इंटू 12, यू मल्टीप्लाई 12 इंटू 55, पॉइंट 2 डिजिट पहले हैं 6.60 प्लस 4.7। तो भाई जी इसका आपको आंसर मिलना है 6.60, पकड़ो आप 6.6, तो ये हो जाना है 11.3। 11.3 मतलब y का एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आया 11.3। कभी जब ये x 12 होना है, जब x 12 होगा तो y एस्टिमेटेड 11.3 होना है। ये एस्टिमेशन किसके बदौलत मिला, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x के बदौलत। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x कैसे ढूंढा,
उसके फॉर्मूला से उसके फॉर्मूला को अप्लाई करके ढूंढा, उस फॉर्मूला के अंदर जो चाहिए था डी वाई एक्स वो कहाँ से निकाला, तो कि उसका भी फॉर्मूला से निकाला। उसका फॉर्मूला लागू करने के लिए जो भी वैल्यूज हमको चाहिए थे वो वैल्यू कहाँ से ढूंढा, तो कि उसके डेटा में से ये टेबल बना के उसके सब वैल्यू को हमने ढूंढा पहले। आगे स्टोरी शुरुआत में हम क्वेश्चन पे वापस आ गए कि नहीं, कैसे क्वेश्चन को यूज करके आगे बढ़ के हमने इक्वेशन तक, हमने पहले रिग्रेशन इक्वेशन ढूंढा है और कैसे हमने फिर उसका एस्टिमेशन करा है एज पर द रिक्वायरमेंट। अच्छा स्टूडेंट, कभी कभी क्वेश्चन में है ना उन लोग खाली इतना बोल देते हैं फाइंड वाई व्हेन एक्स इज 12। आपको रिग्रेशन इक्वेशन खुद को नक्की करने का कौन सा बनाएंगे आप? तो सीधी बात है सर, जब उन लोग ही हमको पूछ रहे हैं वाई ढूंढना है और एक्स दिया हुआ है, तो हमको समझ में आता है कि वाई ढूंढने के लिए रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स की जरूरत पड़ती है। तो बस उसी को ढूंढने का, उसी के आधार पे बात हो जाएगी, क्योंकि एक्स ऑन वाई रिग्रेशन इक्वेशन पूछा ही नहीं है, उसकी बात ही नहीं है, तो उसको ढूंढने को टाइम वेस्ट करने का नहीं। जो पूछा है, जितना पूछने के हिसाब से हमको कैलकुलेशन में लेना है चीज़ों को, उतने चीज के लिए ही कैलकुलेशन करना है। कारण हमारे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल नहीं है, और वो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करके कुछ हमारे को यहाँ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि पूछा ही कुछ है हमको सिलेक्टिव, तो उतना ही हम फाइंड करेंगे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो मैं साथ में कवर कर रहा हूँ, ताकि आपका माइंड सेट डेवलप हो। जब हम एग्जैक्टली क्वेश्चन इसी टाइप के हैं जो उसको हम सॉल्व करेंगे, तो आपको तभी मालूम पड़ना है कि हाँ पूछा किस तरह से, पूछा क्या है, और हमें उसके लिए किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, कितना कैलकुलेशन खाली करना है। अच्छा टेबल में देखो, मैंने वाई स्क्वायर भी ढूंढ लिया होता तो मुझे कोई मना नहीं करने वाला है कि सर वाई स्क्वायर क्यों नहीं, क्यों, तो मगर जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों ढूंढू, करके रखेंगे, फिर उसका इस्तेमाल तो होने वाला नहीं, बाद में पता है इसका इस्तेमाल तो हुआ नहीं। तो कौन बोला था निकालने को? तो तू पहले से नक्की करना कि तेरे को क्या चाहिए, उसी हिसाब से तू कैलकुलेशन करना। भाई इसको ढूंढने में, उसका टोटल ढूंढने में इतना टाइम वेस्ट किया, क्या तेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है क्या? थोड़ा ये कॉमन सेंस का मुद्दा भी अपने को काम में आता है, लेकिन वो कॉमन सेंस का मुद्दा अपने को मालूम होगा तो काम में लेंगे हैं, ये बात है। बहुत से लोगों को छोटी छोटी बातें मालूम टाइम पे नहीं आती है, उसको बताएंगे तो हाँ मालूम तो था, माइंड में ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है उनको कि नहीं समझेगा। लेकिन क्या होता है जब हम ये डिस्कशन में ला रहे हैं ना, या मुद्दा आपके सामने में पेश कर रहा हूँ, तब आपके दिमाग में ये सब बात को आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको पहले से देखनी पड़ेगी ना, तब हमारे को ये पॉइंट का एहसास पहले से हुआ है, तो अपने को बाद में भी उसको किस तरह से यूज करना नहीं करना वो मालूम पड़ेगा। खैर, ये सब छोटे पॉइंट मुद्दे हैं, लेकिन बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि इसके कारण टाइम थोड़ा भी आपका जो बच सकता है, तो इट इज वेरी वेरी एसेंशियल। भाई जी, मैं आगे बढ़ता हूँ कि जिसमें मुझे अभी तो रिग्रेशन इक्वेशन ग्राफ में शो करना है जी, ग्राफ में शो करना है जी। अब मेरे को बताओ स्टूडेंट्स, ये तो मैंने एस्टिमेशन का पार्ट आपको बता दिया। अब समझो एस्टिमेशन नहीं पूछा रहता, चलो मैं ये 12 वैल्यू एक्स का नहीं दिया होता, उसके आधार पे वाई नहीं ढूंढना होता, चलो ठीक है जाने दो। तो इतना जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उसके आधार पे रिग्रेशन इक्वेशन ग्राफ पे कैसे शो होगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो मैं एक्स और वाई का ये डेटा जितना दिया है हमको, 2 के सामने 8, 4 के सामने 5, 6 के सामने 6, 8 के सामने 10 और 10 के सामने 11, ये प्लॉट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा मालूम है? आपको पता होना चाहिए। तो ये दो एक्स और वाई की जो वैल्यू का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उतना आप प्लॉट कर देते हो क्वेश्चन में, जितना इंफॉर्मेशन है उसको ग्राफिकली आप प्लॉट कर देते हो, तो वो ग्राफ आपको जो मिलेगा वो क्या मिलता है? स्कैटर डायग्राम, कोरिलेशन में किया हुआ है स्कैटर डायग्राम, graphical method to represent, to know the correlation, which type of correlation does it exist। वो खाली आप ग्राफ बना के इस तरह से डेटा को प्लॉट करके उसका वो ट्रेंड देखते थे कि किस तरह का ट्रेंड होता था, तो ये तो स्कैटर डायग्राम हो गया। राइट नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर स्कैटर डायग्राम, नो डाउट। आप स्कैटर डायग्राम भी बना के उसके पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हो,
जैसे मैंने ग्राफ बना के रेडी रखा है, देखो इधर नीचे, ये है जी। और मैं आपके जो ये डेटा का जो इंफॉर्मेशन है, 2 के सामने 8, 2 के सामने 8, 4 के सामने 5, 4 के सामने, ये 5 यहाँ बीच में होगा भाई जी, 4 और 6 के बीच में, ठीक है। 6 के सामने 6, ठीक है। 8 के सामने 10, ठीक है। 10 के सामने 11, 11 इधर बीच में होगा जी। होगा 12। चलिए, तो ये तो हो गया स्कैटर डायग्राम जो आप 11th में कोरिलेशन में करते थे। और ये डायग्राम आपको मालूम पड़ रहा है कि ये अपवर्ड जा रहा है, लेफ्ट टू राइट है, ये है पॉजिटिव कोरिलेशन। कौन सा कोरिलेशन है ये? पॉजिटिव कोरिलेशन। बट अभी हमको कोरिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट नहीं देनी है जी, हमें रिग्रेशन इक्वेशन ढूंढने में इंटरेस्ट है। तो रिग्रेशन इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट किया है, इस रिग्रेशन इक्वेशन को हमारे को ग्राफ में लाइन ड्रॉ करके उसको शो करना है। दैट इज व्हाट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट, कोई भी ग्राफ मतलब कि कोई भी इक्वेशन का लाइन जो बनेगा ना, जो लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मेरे को मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए जी? 2 पॉइंट चाहिए। अब ये 2 पॉइंट जो आपको रिक्वायर्ड है, उसको आप कंसीडर कर लीजिए। आपको ये भी मालूम है, लीनियर इनइक्वालिटी में आपने लाइन को जब प्रेजेंट किया हुआ है, तो कोई भी लाइन आप इक्वेशन का बना रहे हैं तो आप एक वैल्यू x का अज्यूम कर लेते हो। x 1 है तो y क्या होगा ढूंढ लेते थे, ये y 1 है तो x क्या होता है ये ढूंढ लेते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे 2 पॉइंट कोई भी अज्यूम कर लेते थे आप, और उसके आधार पे 2 कोऑर्डिनेट अज्यूम करके लेते थे, और 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट के जो है वो प्लॉट करके उसको आप ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर देते थे। 2 ही पॉइंट की जरूरत है मिनिमम। हाँ, लाइन कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने के लिए, लीनियर लाइन होता है जो स्ट्रेट, उसको हमें ड्रॉ करना है तो कम से कम हमारे को 2 पॉइंट चाहिए बस। 2 से ज्यादा किया है तो ठीक है, लेकिन हमारे को टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2 पॉइंट इज इनफ टू मेक अ लाइन। सो व्हाट आई एम इंसिस्टिंग दैट राइट नाउ यू कंसिडर x की जगह पे कोई भी आप पॉइंट लेके देख लीजिए। जैसे कि रैंडमली मैं पॉइंट लेता हूँ, when x is equals to 2, x is equals to 2, या चलो ना, हाँ 2 ले लो ना, कोई बात नहीं है। तो इसमें x की जगह पे रखिए ना, तो क्या y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0.55 इंटू 2 प्लस 4.7, जरा 0.55 इंटू 2, 55 इंटू 2 कितना होता है, जरा ओरली देखो ना। 55 इंटू 2, 55 का डबल कितना होता है? हाँ, 110। पॉइंट 2 डिजिट का पहले रखना है, 1.10 प्लस 4.7, एंड 1.10 में आगे का जीरो का तो कोई मतलब 1.1 ही है जो है, दैट 1.1 प्लस करना है 4.7 से। कितना आना है जी? 5.8, 5.8। इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 5.8, मतलब एक पॉइंट मिल गया 2,5.8 है, ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं हम, when x is equals to 6 लेता हूं मैं, ठीक है।
और इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो y इज इक्वल टू 0.55 इंटू 6 प्लस 4.7, जरा 0.55 इंटू 6 का वैल्यू जरा देखो निकाल के कितना आता है, 3.30। आगे का जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, प्लस 4.7 मतलब 3.3 प्लस 4.7 कितना आता है जी, एग्जैक्टली 8 आ जाता है ना। तो ये आपको जो पॉइंट मिला 6,8 मिला है, 6,8 मिला है। अब देख लो भाई हमारा ग्राफ, हमें इसमें जो है दोनों पॉइंट, दो ही पॉइंट जरूरी थे ना, मिल चुके हैं, 2,5.8, 2,5.8। जरा 5.8 को मुझे ध्यान से लेना पड़ेगा क्योंकि 5 और 6 के बीच में उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। 5.8 ये तो 2 है, 5 पॉइंट समझ लीजिए 5.5 है, 6 9 मतलब 5.8 मान के ले लो यहाँ है। ये तो 2 है, ओके, और ये है 5.8। लेट मी जनरेट हियर 5.8। समझ में आ रहा है? ये मैं रैंडमली ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास इतना कोई क्लियर कट मार्जिन अवेलेबल नहीं है, बट आई हैव टेकन इट प्रॉपरली। अंदाजा भी मैं बराबर ले रहा हूँ 5.8 और यहाँ पे है 2। ये जो पॉइंट आया है, दिस इज अ पॉइंट which I have shown differently as compared to the plotted point before of exact जो एक्चुअल डेटा का जो प्लॉटिंग हुआ था वो पॉइंट का, और इसका प्रेजेंटेशन मैंने अलग ढंग से किया, देख लो। सो दिस इज अ पॉइंट आई गॉट, दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज 6,8, 6,8, 6 भी एग्जैक्टली अवेलेबल है, 8 भी एग्जैक्टली अवेलेबल है, ये रहा 6, ये रहा 8। लो, दो पॉइंट रेडी है, तो मैं भी रेडी हूं उनको ज्वाइन करने के लिए। हाँ आइए हम अब इनको ज्वाइन करते हैं। वाह, बहुत सटीक हो गया ये। देख लीजिए मेरा रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन y on x। आपके सामने रिग्रेशन लाइन प्रेजेंट किया है मैं, देख लीजिए भाई साहब। इसमें से मुझे और कुछ बातें आपके सामने रख के बतानी है। ये जो मैंने रिग्रेशन लाइन बनाया हुआ है उसमें मुझे एक आध मुद्दे को रिपीट करके लेना है, जो आगे मैंने लीस्ट स्क्वायर मेथड के बारे में आपसे बात पेश करी थी। आई एम ऑन रिग्रेशन इक्वेशन y on x, so I'm going to talk about regression y on x only, and in that how can I show this a, this a is y intercept, and this y intercept is nothing but this is what we got, the y intercept, this ओरिजिन से लेके ये रिग्रेशन लाइन वाई एक्सिस पे कहाँ टच हुआ है, ये पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ पे आता है, क्योंकि 4.5 समवेयर मिडल, ये रहा 4.5, बट दिस इज अबव 4.5, दिस इज 4.6, this is 4.7, this is 4.7, are you getting? This is a 4.7 where I am exactly, I have connected my regression line on the y-axis, and this 4.7 from the origin, it is 4.7 this much, 4.7, and that 4.7 you get to see in the equation 4.7 ये रहा। तो y
is equals to 0.55x plus 4.7, which is our regression equation y on x. In that, this y-intercept, we can notice 4.7 available as a in the general form, which we have represented. A is a y-intercept, and that y-intercept we can notice there. y a एक्चुअली कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब एक नंबर है, वो एक्चुअल में है y इंटरसेप्ट. कौन सा y इंटरसेप्ट बना है? 4.7. आप प्रैक्टिकली मैं एग्जांपल के साथ साथ इसको जोड़ के मैंने आपके सामने ये बताया हुआ है. और देखो y इज इक्वल टू 0.55x, ये 0.55x जो है ना, 0.55x वो हमारा bx है, bx है. तो ये जो है हमारे लिए bx है, bx का रोल अब प्ले कर रहा है, और ये है a. सो हो गया ना, y इज इक्वल टू a प्लस bx. बना कि नहीं इक्वेशन का फॉर्म? सो दिस इज व्हाट द लीस्ट स्क्वायर मेथड. बट मैंने लीस्ट स्क्वायर मेथड के हिसाब से फॉर्मूला नहीं यूज किया, मैंने तो उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया हुआ जो हमारे पास अवेलेबल है रेडी. y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार. ये फॉर्मेट जनरेट जो हमने किया हुआ है उसको इस्तेमाल किया है फाइनली. तो क्या हुआ क्या मीनिंगफुली? तो कि ये फॉर्मेट जो आपका हुआ है वो आपने लिया ही है बना के, किसमें से? लीस्ट स्क्वायर मेथड से. तो लीस्ट स्क्वायर मेथड को सेटिस्फाई करना ही है, इसलिए देखो ना फाइनल इक्वेशन में भी वो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एस को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं बहुत बारीकी से ये पॉइंट को मैं हाईलाइट किया हूँ, ग्राफ बना के लिया हूँ, ग्राफ के साथ साथ इक्वेशन के लिए लीस्ट स्क्वायर मेथड को जोड़ा हूँ, मैंने कनेक्ट किया हूँ. उसमें से y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का पूरा पार्ट आपके सामने लेके आया हूँ. हाँ, तो बात थी ये बी एक्स है, 0.55x उसमें बी एक्स है. बी क्या था? तो कि वो मेरा स्लोप है. इक्वेशन जो है ना, लाइन जो है ना, लाइन का स्लोप होता है स्टूडेंट्स. ये ज्योमेट्रिक, इसलिए तो मैंने यहाँ हाईलाइट वो ऊपर हेडिंग मारा है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. ये आप रिग्रेशन इक्वेशन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख रहे हो. एंड आई हैव जस्ट shown one regression line, that is y on x. Similarly you can obtain regression line x on y also. देखो 0.55 आया था ना मेरा बी वाई एक्स, ये बी वाई एक्स 0.55 वो है, आपको बी का वैल्यू यहाँ दिखेगा. तो पूरा सेटिस्फाई कर दिया मैंने इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड के बेसिस पे. और एक मिनट, जो मैंने एस्टिमेटेड आपके सामने निकाला था ना, इधर देख, y का वैल्यू मैंने ढूंढा था व्हेन x इज इक्वल टू 12 करके. ठीक है ना, मैंने ऐसे रैंडमली आपके सामने वैल्यू को एस्टिमेट करवाया था ना, कि चलो समझ के ले लो कि y का वैल्यू आपको ढूंढना है, x की वैल्यू 12 है, मान के चलो 12 को सब्स्टिट्यूट किया था रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x मिलने के बाद, तो आपको एक ये y की वैल्यू 11.3 मिली है. अब देखो, जब भी ये लाइन आगे 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 जाएगी तो x पे मेरे को आगे वैल्यू 12 मिलेगा. तो उस 12 के वैल्यू के सामने जब y की वैल्यू आप देखोगे ना, तो दैट विल बी 11.3. दैट विल बी बट ऑब्वियस ऑन दैट लाइन ओनली. अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं x का कोई दूसरा वैल्यू लेके आपके सामने कैलकुलेट करता हूँ. लेट अस टेक x का मैं जो वैल्यू लेना चाहता हूँ, टेक 5. ये भी आपने लिख के रखा है तो प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा कैलकुलेशन कर लो, मैं तो मिटा रहा हूँ. और इसमें 5 रख दो और देखो नया कैलकुलेशन आपका क्या बनता है. ठीक है, नए से आगे कैलकुलेशन देखो क्या होता है. आपका वो जूना वाला मिटाना नहीं, वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन मेरे को ग्राफ में यहाँ दिखाने मिलेगा नहीं, वो वैल्यू थोड़ा बड़ा लिया था मैंने. नाउ आई एम टेकिंग x value as 5 and find out what will be the estimated value for y. So 0.55 multiply by 5,
that is 2.75 plus 4.7, that is 7.45. 7.45. Up 7.45, it is much difficult to show two decimal digits, so I am just considering 7.4. तो आप x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 7.4 उसके हिसाब से चेक करो। तो जब यहाँ 5 है, x का 5 है, मैं दूसरे कलर से बताता हूँ ताकि आपको बराबर से हाईलाइट हो। x की वैल्यू जब 5 है तो उसके सामने y की वैल्यू 7.45, 7.45, इधर 7 है, और समझ लीजिए ये 7.4 का मतलब होता है 7.5 के नीचू। तो आपके सामने 7.4 को आप स्ट्रेट लेके आएंगे 5 के सामने, तो वो पॉइंट उस लाइन पे ही मिलेगा। मतलब अब जितने भी पॉइंट आप कंसीडर करोगे, इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई द लाइन, बिकॉज नाउ वट एवर द पॉइंट यू आर पुटिंग इन द इक्वेशन, दैट इक्वेशन इज गोइंग टू सेटिस्फाई। आप y का वैल्यू ढूंढ रहे हो x का वैल्यू रख के, वट एवर द वैल्यू यू आर टेकिंग, यू आर पुटिंग इन दैट इक्वेशन ओनली, जो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है। तो ये y ऑन x वाला ही तो लाइन है, तो उसी को पूरे को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा है? सो दिस पॉइंट इज बट ऑब्वियस ऑन द लाइन। कौन सा पॉइंट? 5,7.45, 5,7.45, और यू मे जस्ट राइट 4 because of our limitation for decimal digit for graph purpose। तो ये आपका पॉइंट ग्राफ पे ही आएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करने का भी एक छोटा उदाहरण आपको पूछ सकते हैं। ऑब्टेन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन, रेग्रेशन इक्वेशन का पूछ सकते हैं, y ऑन x वाला हो या x ऑन y वाला हो। बड़े प्रोसेस आपको समझना है, मैंने तो साथ में बहुत सारे पॉइंट जोड़े हैं। जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, दैट मच पार्ट, कि जिसमें ग्राफ का कैसे मैंने रिप्रेजेंटेशन रखा है, और ग्राफ ढूंढने से पहले, ग्राफ बनाने से पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको चाहिए रहता है। उसके साथ मैंने पॉइंट जो मेन कंप्लीट किया है, लीस्ट स्क्वायर मेथड, जो ये रिग्रेशन का पूरा कंसेप्ट चलता है, जो पूरा मॉडल है वो लीस्ट स्क्वायर मेथड पे चलता है। और आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड को भी मैं प्रॉपरली अब मैं लिख के बता देता हूं। सो हेंस रिग्रेशन concept or model is based on least square method, where regression equation y on x and regression equation x on y किस तरह से हमें कंसिडर करना है। तो जिसमें मैंने दोनों इक्वेशन आगे लीस्ट स्क्वायर मेथड से लिख के बताया है। तो कि सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन जो y ऑन x है वो कैसे हमें फाइंड करने मिलता है, तो y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और यहाँ है x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। और उसमें आपको मालूम है कि y जो है यहाँ रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x में, वो हमारे को जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है। अभी a जो है हमारे लिए क्या है, y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट खाली बोलने के लिए नहीं, मैंने ग्राफ में बताया भी है y इंटरसेप्ट किस तरह से दिखना है। हाँ, b जो है वो है स्लोप, स्लोप कोएफिशिएंट आल्सो यू में से।
और x जो है हम बोल सकते हैं तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसी तरह से यहाँ रिग्रेशन इक्वेशन एक्स वन वाई को मैं यहाँ डिस्क्राइब कर सकता हूँ, एक्स इज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल, ए जो है स्लोप, ए जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है, बी जो है वो स्लोप कोएफिशिएंट है और जस्ट में से स्लोप, एंड वाई इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब भाई साहब ये यहाँ ये ए और बी की जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो कैसे मिलनी चाहिए? हाँ, तो इसके ऊपर और चर्चा आगे बढ़ेगी। हियर ए एंड बी वैल्यूज आर टू बी obtained by solving following two following two secondary equation। क्यों हम इसको सेकेंडरी इक्वेशन बोल रहे हैं? क्योंकि इसको सेकेंडरी इक्वेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरा प्राइमरी इक्वेशन ये है, बेसिक इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन एक्स वाई ऑन एक्स का ये है और रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई का ये है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसको हम बेसिक इक्वेशन बोलेंगे। और सेकेंडरी इक्वेशन तो के दो ऐसे सेकेंडरी इक्वेशन कौन से लेट अस राइट दोस सेकेंडरी इक्वेशन। तो कि सेकेंडरी इक्वेशन जो है वो y ऑन x के लिए पहला है सिग्मा y इज इक्वल्स टू n इंटू ए प्लस बी इंटू सिग्मा x। एंड सेकेंड इक्वेशन, दो सेकेंडरी इक्वेशन होते हैं इसलिए दूसरा वाला ये जो है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू सिग्मा एक्स प्लस बी इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट होता क्या है, ये दो इक्वेशन सेकेंडरी इक्वेशन पहले हम ढूंढते हैं, पहले सेकेंडरी इक्वेशन ढूंढा जाता है, फिर वो बेसिक इक्वेशन पे पहुंचते हैं। क्योंकि बेसिक इक्वेशन में ए और बी की जो जरूरत है ना वो कभी फुलफिल हो जाएगी जब भी वो कम हम ढूंढेंगे। तो ए और बी कैसे मिलेगा? तो कि ये दोनों इक्वेशन को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सो जनरेट अबव टू secondary equations and solve it simultaneously। जैसे कि मैं सिग्मा वाई ढूंढ लूंगा, मतलब मैं अभी टेबल में से ढूंढा ना सिग्मा वाई, ये देखो टोटल मैंने ढूंढा ना सिग्मा वाई, टोटल ऑफ वाई, ये सब टेबल में से तो अवेलेबल है। इस सब का वैल्यू वहां से आपको टेबल में से मिल जाएगा और उसका सबका वैल्यू आप इसमें रख दो, सिग्मा वाई एन सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये सब वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इसमें रख देंगे, ये दोनों इक्वेशन जनरेट कर लोगे और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे तो आपको ए और बी के टर्म में जो दो इक्वेशन मिले होंगे उसको सॉल्व करने पे ए और बी बारी बारी से मिल जाएगा साइमल्टेनियसली। तो आपको मालूम है किस तरह सॉल्व होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का जो मेथड है, ए और बी के टर्म में मिलेगा ना दोनों इक्वेशन। उसी तरह से पूरा मेरा कार्यक्रम रिग्रेशन इक्वेशन एक्स और वाई के लिए मैं लिखूंगा। Again, I will write here A and B values are to be obtained by solving following two secondary equations।
सेकेंडरी इक्वेशंस। कौन से दो सेकेंडरी इक्वेशन हो जाने हैं जी? अब मैं बात करूंगा रिग्रेशन इक्वेशन एक्स वन वाई के अंदर जो है दो सेकेंडरी इक्वेशंस जो दो है वो, तो कि कौन से दो इक्वेशन रहेंगे? सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू एन इंटू ए प्लस बी इंटू सिग्मा वाई, एंड द सेकेंड वन इज सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू सिग्मा वाई प्लस बी इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। स्टूडेंट, ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी ढूंढ लेना है। तो इसके ए और बी की वैल्यू और इसके ए और बी की वैल्यू अलग अलग होनी है, बिकॉज दिस ए एंड बी वैल्यूज बिलोंग्स टू रिग्रेशन इक्वेशन y on x and this a and b value belongs to रिग्रेशन इक्वेशन x on y। तो उसके इक्वेशन के अंदर ये जो बेसिक इक्वेशन लिखा ना हमने, वो अब दोनों के अलग अलग है बेसिक इक्वेशन। तो इसके बेसिक इक्वेशन में इसका ए और बी वैल्यू रखने का, इसके बेसिक इक्वेशन में इसके ए और बी का वैल्यू रखने का, लेकिन कभी जब ये ए और बी ढूंढने के लिए हमको ये दो सेकेंडरी इक्वेशन हम रेडी कर लेंगे और ए और बी ढूंढ लेंगे तभी। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड ये है सही में तो, लेकिन हम ये पूरा जमेला इस तरह का नहीं करना चाहते हैं। एंड फॉर दिस, रिप्लेसिंग दिस होल प्रोसीजर, what we did, we just applied regression equation this one and this one। ये इसलिए तो मैंने एरो मारा, देखो ना, यही तो चीज है। रिग्रेशन इक्वेशन को हमने रिड्यूस करके इस फॉर्मेट में लेके आए हैं। जो रिग्रेशन इक्वेशन ढूंढने के लिए जो लीस्ट स्क्वायर मेथड का हम अप्रोच यूज करते थे, सो that's why we have reduced this particular equation and we are using this one only। कि पूरा लीस्ट स्क्वायर मेथड भी आप करके रिग्रेशन का कंसेप्ट को ध्यान में ले सकते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो पूरा लीस्ट स्क्वायर मेथड मैंने आपको समझाया, आपके सामने प्रेजेंट किया, उसमें उन्होंने रिग्रेशन कोएफिशिएंट को अलग करके उसका एक पर्टिकुलरली कोएफिशिएंट जनरेट करने का नक्की कर दिया, जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई होता है, और वो बी एक्स और बी वाई एक्स को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने का नक्की कर दिया। तो ये जो इक्वेशन का जो फाइनल मैंने फॉर्मूला का जनरेशन किया है, ये जो फॉर्मेट हमको अवेलेबल किया है इन्होंने, दिस इज ओनली फाइनली टू बी यूज्ड टू जनरेट रिग्रेशन इक्वेशंस। Though least square method is again originally as it is there, and you can apply no as such substitute for that, but we have made simple by using these both equations, both formulas to find regression equations. So now no need to do that original least square system completely, just you need to apply this to both formulas to get the regression equation. This is what our whole discussion about regression equation, least square method and graphical representation। स्टूडेंट्स, ये पहली प्रॉपर्टी के अंदर मैंने ये पूरी लंबी चौड़ी बात खींच ली है। नाउ आई वुड लाइक टू कम ऑन द नेक्स्ट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। यहाँ मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ लीस्ट स्क्वायर मेथड भी मेरा पूरा कंप्लीट हुआ। इसके कनेक्शन में मैंने स्टार्टिंग में जो है वो एक एग्जांपल लेके रिग्रेशन इक्वेशन y on x आपके सामने बताया, उसमें से कैसे इंटरसेप्ट निकलता है, कैसे हमारे को स्लोप मिलता है, दैट वी हैव ऑब्टेन्ड। चलिए, स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड पे मैं आता हूँ। लेट अस मूव फर्दर द सेकेंड प्रॉपर्टी फॉर रिग्रेशन इक्वेशन। अब जबकि आपने ये पूरा समझ ही लिया है कि रिग्रेशन इक्वेशन का लाइन जो है उसका ग्राफ में हम रिप्रेजेंटेशन कर ही लेते हैं, तो आपको अभी उसके ऊपर से कुछ मुद्दे जो उसके जुड़े हुए हैं वो मालूम होने जरूरी है। सो द सेकेंड प्रॉपर्टी इज सच, देखो, द टू lines of regression
intersects at a point, पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे मैंने x बार कॉमा y बार। आप स्टूडेंट समझ लीजिए ग्राफ में ये एक रिग्रेशन लाइन आपने बनाया है, दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन भी आप समझ लो बना लेते हो। समझ लीजिए ये y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन है और ये x ऑन y रिग्रेशन इक्वेशन है। तो आप जब ये दोनों रिग्रेशन लाइन एक साथ ग्राफ में दिखाते हो तो दे इंटरसेक्ट्स एट पर्टिकुलर पॉइंट, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x बार कॉमा y बार। मतलब ये आप उल्टा आप समझ ले, एक बात उससे जुड़ी हुई जो है उल्टी हम इससे अब बता सकते हो कि hence solution of both regression equations gives mean values of x and y। तो अब आप उल्टा, जबकि ये दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती है और उसके इंटरसेक्शन को पॉइंट को हम ये x बार, ये पॉइंट जो होगा x बार का और ये पॉइंट जो होगा y बार का, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो बनता है, तो हमें जो समझो कि कभी x बार और y बार ढूंढने के लिए बोलते हैं और रिग्रेशन इक्वेशन हमको समझ दे दिया रहता है, तो दोनों रिग्रेशन इक्वेशन को क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने पे उसका सोल्यूशन जो x और y का आप लेके आओगे वही x और y का सोल्यूशन है, मतलब x बार y बार। यहाँ कोई x का पॉइंट होगा, यहाँ y का कोई पॉइंट होगा, exactly that point is actually that values are going to be considered as the mean values of x and y। so ये एक प्रॉपर्टी का हिस्सा है, और ये प्रॉपर्टी का हिस्सा मैंने इसलिए बाद में रखा क्योंकि रिग्रेशन लाइन आपको मेरे को पहले समझाना था, that I have already explained by one example also, by preparing a one graph also with the one example। रिग्रेशन इक्वेशन y on x हमने बना के दिखाया है आपको। उसी तरह से जब रिग्रेशन इक्वेशन x on y होता है, एक ही साथ दोनों लाइन एक दूसरे से जब इंटरसेक्ट होती है, एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस वैल्यूज ऑफ x and y आर मीन वैल्यूज ऑफ x and y। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी नंबर सेकंड ऑफ रिग्रेशन equation। Coming to the property number third, that is, take down two regression lines, two regression lines coincides that is they become identical, that is identical, ब्रैकेट में लिखो identical, when r is equals to 1 और r is equals to -1। ये r is equal to 1 बोलेगा तो क्या, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये r is equal to -1 बोलेगा तो क्या, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन r इज इक्वल टू 1, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन r इज इक्वल टू -1। कोरिलेशन में ये किया हुआ है, आपको पता है सबको। तो जब कभी, अब देखो r के कॉन्टेक्स्ट से हम रिग्रेशन लाइन के ऊपर का कंक्लूजन आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, r के वैल्यू के मदद से, r के वैल्यू के मदद से रिग्रेशन लाइन के ऊपर का कंक्लूजन हम लेके आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि r एग्जैक्टली 1 है, मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या मतलब होता था स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए कि x and y both are increasing in the same proportion, or
x and y are decreasing in the, both are decreasing in the same proportion, and in that situation, that type of data, if when you calculate correlation, answer will be 1. और r इज -1 का मतलब क्या? परफेक्ट नेगेटिव, मतलब x increases but y decreases with same proportion. x समझो 1 यूनिट से बढ़ा है तो y भी 1 यूनिट से मगर घटा है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन, एंड वाइस वर्सा. But that will be giving perfectly negative correlation because the proportion x is increasing and the proportion in which y is decreasing is the same. So they are having in the same proportion. Therefore, we call it as a perfect one. And even though in that type of data, when you find out the correlation, it will be going to give you r is equal to -1. फाइन, और कार के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, बट ये बेसिक नॉलेज जो है ना रिग्रेशन को समझने के लिए, वो कोरिलेशन का आपका थोड़ा बहुत कहाँ ना कहाँ माइंडसेट होना चाहिए, जो छोटे मोटे मुद्दे हैं खास करके. तो यहाँ मेरी बात चल रही है तो के आइडेंटिकल है. क्या आइडेंटिकल है? तो रिग्रेशन लाइन. तो r की वैल्यू 1 है, ऐसे सिचुएशन में जब मैं डेटा में बोला लेने के लिए, उस डेटा में से आप रिग्रेशन लाइन को बना के दिखाइए, दोनों रिग्रेशन लाइन बनाइए, आपको दोनों रिग्रेशन लाइंस सेम मिलेगी. कैसे? डेटा के लिए जो डेटा के अंदर r का वैल्यू 1 या तो r का वैल्यू -1 हो. आप एक एग्जांपल के तौर पे x का और y का ऐसा एग्जांपल सेट करो और जिसमें से आप कोरिलेशन निकालो, तो आपको कोरिलेशन 1 मिले या तो -1 मिले, वैसा कोई एग्जांपल नक्की करके ले लो. उस डेटा में से फ्रॉम दिस डेटा फाइंड बोथ रिग्रेशन इक्वेशंस. You will find both the regressions identical. तो अब ये देखने का और एक्सपीरियंस करने का मेरे को जो बात मैं कर रहा हूँ, ये मैं पूरा आपके लिए वो बताना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप भी खुद ट्राई कर सकते हैं. एक्स और वाई का ऐसा कोई डेटा ले लीजिए, हम कंसिडर करते हैं इस तरह से डेटा कि भाई एक्स का वैल्यू है 1 2 3 और इसका लेते हैं 3 2 1. ये मैं ले रहा हूँ परफेक्टली, जो है r का जो हमने वैल्यू लेना है, दैट यू आर गोइंग टू गेट परफेक्टली नेगेटिव. ये मैंने एक ओरली एग्जांपल आपके सामने रखा, जो मुझे डेटा देख के पता चल रहा है कि x इंक्रीज हो रहा है मगर y डिक्रीज हो रहा है. द सेम प्रपोर्शन इन विच दे आर हैविंग द increase and decrease, that is x is increasing in the proportion, in the same proportion y is decreasing. तो ये एग्जांपल लेके आप जरा देखो, पूरा रिग्रेशन इक्वेशन जैसे हमने ढूंढा वैसे आप ढूंढो, दोनों रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स का आपको वैल्यू, मतलब कि इक्वेशन का पूरा स्ट्रक्चर सेम मिलेगा. सो इधर लिखने का वही मतलब है कि दे आर गोइंग टू गेट आइडेंटिकल. आइडेंटिकल. तो ये जो प्रॉपर्टी है उसके पीछे का मैंने ये प्रैक्टिकल बात भी सामने जोड़ा है, ये आप घर पे इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं और ये प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन ले सकते हैं. चलिए आते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 4. टेक डाउन द टू लाइन्स of regression are perpendicular to each other when r is equals to 0. when r is equals to 0. r इज इक्वल टू 0 का मतलब समझ रहे, जब भी ऐसा कोई डेटा रहेगा जिसमें कि x और y का इस तरह का रिलेशन है जिसमें कोई कोरिलेशन होता ही नहीं है, नो कोरिलेशन. r इज इक्वल टू 0 मतलब नो कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन. तो इस तरह का जब भी सिचुएशन होता है, तभी दोनों रिग्रेशन लाइन आप ढूंढोगे भी तो वो दोनों रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने हैं.
कुछ इस तरह से आपको रिग्रेशन लाइन का चित्र दिख सकता है. They are perpendicular to each other, and when they are perpendicular to each other, it represents that r is equals to 0, and vice versa you can treat. If r is equal to 0, then both regression lines are perpendicular to each other. तो ये एक और भी बात हम इसको कर सकते हैं रिप्रेजेंट, that is regression lines are parallel to coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. देख लो ना, मैंने ये जैसे रिग्रेशन लाइन ड्रॉ किया आपके सामने, ये एक रिग्रेशन लाइन है, तो ये लाइन इस तरह से जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, और ये दूसरा वाला जो रिग्रेशन लाइन जो मैंने शो किया है वो इस तरह से शो हुआ है कि जो वाई एक्सिस से क्या है, पैरेलल है. बट व्हेन दे आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, बट दे बोथ रिग्रेशन लाइंस देमसेल्फ हैविंग रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एक दूसरे से रिग्रेशन लाइन का रिलेशन परपेंडिकुलर है, लेकिन वही लाइन रिग्रेशन लाइन का रिलेशन, रिग्रेशन लाइन का या रिग्रेशन इक्वेशन का वो रिलेशन कोऑर्डिनेट एक्सिस से, मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से पैरेलल का है रिस्पेक्टिवली, जो भी लाइन जिसका भी वो पैरेलल शो कर रहा है. सो दिस इज द मीनिंग दैट आफ्टर रिप्रेजेंटिंग दिस रिग्रेशन लाइंस वी मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस. तो मैंने r के 3 वैल्यू को बाइफरकेट किया. r इज इक्वल टू 0, तभी रिग्रेशन लाइन का क्या एक दूसरे पे असर है, r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू -1. in that situation, what is the behavior of the regression equations? So students, with this note, जो रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में मैंने इतना जो डेप्थ में आपके सामने एनालिसिस रखा है, which is completed here. I hope आप लोग ये सभी प्रॉपर्टी को थॉरली प्रिपरेशन में रखेंगे और इसका मीनिंग आप प्रॉपरली ध्यान में लेना है, ताकि एक भी कोई छोटे मोटे पॉइंट के ऊपर या ऑब्जेक्टिव के ऊपर आपको उन लोग घुमा फिरा के क्वेश्चन जब रखेंगे तो आपको प्रॉपर्टी के बारे में जब नहीं पता होगा तो कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वगैरह का आप आंसर प्रॉपरली नहीं दे पाओगे. इफ यू हैव क्लियर दिस ऑल पॉइंट्स, कहाँ ना कहाँ आपके लिए ये सब थियोरेटिकल एस्पेक्ट के कारण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या आप बोलेंगे कि कंसेप्ट के ऊपर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लियर अच्छे से हो सकते हैं. इवन यू कैन प्रैक्टिकल क्वेश्चन अलग एक माहौल होता है, उसका हम बात अभी शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स, क्योंकि मैंने आगे भी है जो फॉर्मूला वगैरह पूरा कंप्लीटली लिखवा दिए हैं, ताकि अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी कैन बिगिन. तो फ्रेंड्स, वी आर कंक्लूडिंग दिस सेशन टुडे. थैंक यू.